नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। खबर गुजरात से है। भारी बारिश का दौर वहां पर लगातार जारी है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल आज बंद हैं। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र एनडीआरएफ की ओर और टीमें गुजरात भेजेगा, ये ताजा अपडेट हमें मिल रही है। एनडीआरएफ की और टीमों को गुजरात भेजा जाएगा वर्तमान हालात के मद्देनजर केंद्र के द्वारा, ये बड़ी अपडेट। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी और आपको बताते हैं कि गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाल इस वक्त बेहाल है। हम गुजरात की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गुजरात के कई बड़े शहरों और जिलों की तस्वीरें हैं, वहां के हालात। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें लबालब हैं। कल कई घंटे बारिश हुई है। अहमदाबाद, गांधीनगर को इस बारिश ने डुबो दिया है। वडोदरा, पोरबंदर और वलसाड़ में भी तकरीबन वैसी ही तस्वीरें दिखाई दी। आज का दिन भी गुजरात के लिए खतरनाक है क्योंकि 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित है और बाकी जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। तो गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित है गुजरात में। राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और गुजरात में एनडीआरएफ की और टीमें भेजने जा रहा है केंद्र। ये बड़ी अपडेट। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। 13 जिलों में रेड अलर्ट और बाकी के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। देखिए कुछ और तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, पोरबंदर, सूरत, वलसाड़, ये तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भारी बारिश के बाद हालात कैसे बिगड़ गए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अहमदाबाद की तस्वीर आपको और विस्तार में दिखाने जा रहे हैं। अहमदाबाद में क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद की तस्वीर। अहमदाबाद में बारिश आफत बनकर आई है। कई घंटे की बारिश में शहर डूब गया। अहमदाबाद की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद ये स्थिति है अहमदाबाद की, ये मंजर है अहमदाबाद का। सड़कें तालाब में तब्दील। नर्मदा जिले की अब बात करते हैं। नर्मदा की जिले की जो तस्वीर है भारी बारिश की, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। वहां भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे सरदार सरोवर डैम भी लबालब हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सरदार सरोवर डैम गुजरात का, नर्मदा जिले का। देखिए आप कैसे भारी बारिश के बाद लबालब पानी यहां पर। सरदार सरोवर बांध, भीषण बारिश के बाद, लगातार बारिश के बाद देखिए वहां पे क्या स्थिति है। ये डैम कैसे लबालब पानी से भरा हुआ है। गांधीनगर की स्थिति क्या है भारी बारिश के बाद, आइए अब आपकी स्क्रीन पर हम वहां की तस्वीर रखने जा रहे हैं। गांधीनगर का मंजर भी कुछ अलग नहीं था। भारी बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में जल भराव हो गया है और ये देखिए आप तस्वीरें, गांधीनगर की तस्वीरें। लगातार बारिश के बाद देखिए आप सड़कें कैसे तालाब भरी हुई हैं और कैसे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत स्वाभाविक है, भारी बारिश के बाद ये सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गुजरात का गांधीनगर, आम जनजीवन भारी बारिश के बाद कैसे प्रभावित हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। वडोदरा की तस्वीर इसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। वडोदरा गुजरात का, वहां भी लगातार कई घंटे बारिश हुई, जगह जगह जल भराव हो गया है और वो इन तस्वीरों में आप बहुत साफ देख सकते हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीरें लगातार बारिश के बाद। ये गुजरात है जो बारिश के कहर से कांप उठा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा शहर की है जो जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता एक फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे एक रिहायशी इलाका जल आक्रमण से कराह उठा है। पानी कितना ज्यादा है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर, जिसमें कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है।
करीब 4 फीट गहरा पानी जमा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये कार जल कर्फ्यू के बीच फंस चुकी है। और गौर कीजिएगा, ये कोई सकरी गली नहीं है, चौड़ी सड़क वाला इलाका है, लेकिन इसके जर्रे जर्रे में पानी का कब्जा हो चुका है। सड़क किनारे दुकानें हैं, जिनमें से कई के भीतर पानी भर चुका है। जो जहां मौजूद था वहीं ठहरा दिख रहा है। आपको मैं बड़ौदा का नज़ारा दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं बड़ौदा का सयाजीगंज इलाका है, सबसे पोश इलाका है और उसकी स्थिति क्या है। जो वाटर लॉगिंग की समस्या आप देख रहे हैं कि पानी का जल भरा हुआ, इसलिए कि यहाँ जो बरसाती ड्रेनेज है उसमें से पानी आगे नहीं जा रहा है और उसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4.5 फुट का पानी भरा हुआ है। कई 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं जो डूबी है। यहाँ पर सुराम भट्टा इलाका है, लोगों के घर में पानी घुसा है। बड़ौदा के मेयर पिंकीबेन सोनी, बड़ौदा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री अनाउंस कर रहे हैं कि लोग निकले, सुरक्षित जगह अपने घर जाए। मगर सवाल ये है कि आपने प्री मानसून की कामगिरी ठीक से की होती तो ऐसे हालात नहीं होते। और वडोदरा का सिर्फ एक ही इलाका नहीं, बल्कि दूसरे हिस्से की भी तस्वीर देख लीजिए। ये कार पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। ये भी रिहायशी इलाका है, जहां कमर तक पानी में डूबकर लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद रिस्की हो सकता है। बड़ौदा शहर में भारी बारिश के चलते कई इलाके में पानी देख सकते हैं, जल भराव की स्थिति है और सामने किस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये जो रावपुरा का ये इलाका है, ये सामने से जो जुबली बाग मंगल बाजार का इलाका है, वहाँ से ये सामने लाल गाड़ी जो आ रही है दिख रही है, पूरी तरह से पानी के अंदर थी, अब जाके कुछ बाहर निकली है। उसकी आप लाइट देख सकते हैं, आगे लाइट भी बंद हो गई थी। तो जिस तरह का स्थिति बड़ौदा के अंदर देखने को मिल रहा है, कई इलाके में पानी भरा है। वडोदरा के बाद चलिए गुजरात की आन बान और शान कहे जाने वाले अहमदाबाद, जो बारिश में हाफ रहा है। गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ रहा है तो कहीं 2 गज का फासला तय करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या अहमदाबाद के मोहल्ले और क्या पॉश सोसाइटी, सब कुछ आसमानी प्रकोप की चपेट में है। बारिश ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो यहाँ का प्रशासन है, उसकी निष्फलता बयां कर दी। पूरे शहर अहमदाबाद की सूरत बिगड़ चुकी है। चाहे पश्चिम अहमदाबाद हो या पूर्व अहमदाबाद हो, इस इलाके के कई स्थलों पर जलमग्न के या जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। एक बार बादल बरसना शुरू हुए, उसके बाद पूरा शहर कैसे हाफता हुआ नजर आ रहा है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। ये अहमदाबाद का हाटकेश्वर विस्तार है। हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे का ये विस्तार देख लीजिए आप। पहली दृष्टि में आपको लगेगा कि ये कोई जल स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोड है, हाटकेश्वर 4 रास्ता है, जहाँ पर इस प्रकार पानी भर गया कि देखने में ये पूरा सरोवर लगेगा। हर साल यहाँ पर इस तरह जल भराव की परिस्थिति का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी सालों से यहाँ पर पानी जो आया उसके निकाल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते हर साल जब भी बारिश होती है अहमदाबाद में, तब ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार जल भराव होता है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात के अलग अलग शहरों में गदर मचाया और उसकी गवाही देने वाली अगली तस्वीर देख लीजिए।
तस्वीरें गुजरात के वलसाड से ही आई हैं, जहां खेत खलिहान से लेकर सड़क तक जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि कई इलाकों में ब्रिज के ऊपर से पानी बहने लगा है। वलसाड से आई अगली तस्वीर सोमवार शाम करीब 5 बजे की है और हर तस्वीर बता रही है कि बारिश ने कैसा कोहराम मचा दिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, रास्ते बंद हो चुके हैं और इन मुश्किल हालातों के बीच एक गर्भवती महिला को बचाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। गुजरात के मोरबी में तो बारिश ने कोहराम मचा दिया। ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में समा गया और इस ट्रैक्टर में जो 10 लोग सवार थे वो बह गए। तस्वीरें रविवार दोपहर 2 बजे की हैं, जब बारिश का पानी रास्तों तक आ गया था और ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। 4 की जान बचा ली गई, जबकि बाकी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त गुजरात की बात की जाए तो तमाम जो ज़िले हैं 33 ज़िले, वहाँ पर कुल स्टेट का मतलब कुल राज्य का 90% तक बारिश जो है वो पाया गया है। मिल रही माहिती के अनुसार अब तक 99 लोगों के मौत भी बारिश के चलते हो चुके हैं। और गुजरात के सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है। आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, सरदार सरोवर डैम गुजरात, और आप देखिए यहाँ का जलस्तर कैसे बढ़ा हुआ है। 26 अगस्त की तस्वीर, लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा हुआ है। गुजरात में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश के बाद हालात जो है कई जगहों पर अच्छे नहीं है। सरदार सरोवर डैम में जलस्तर बढ़ा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास वो आप इन तस्वीरों में बहुत साफ देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात का, लगातार बारिश के बाद यहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल ठीक पास सरदार सरोवर बांध में पानी कितना ज्यादा है इस वक्त, जलस्तर कितना ज्यादा है। तो गुजरात में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्टेट हाईवे और गांव को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं या फिर पानी में समा गई हैं। अहमदाबाद शहर में 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। हालात सिर्फ गुजरात में ही नहीं बिगड़े हैं, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक बारिश तांडव मचा रही है। नासिक से लेकर भोपाल और अजमेर से सीतापुर तक मॉनसून मानो कहर बरपा रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव से आई हैं, जहां देखते ही देखते एक 2 मंजिला मकान धूल के गुबार में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि मकान का एक हिस्सा गिरते ही परिवार घर से बाहर आ गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर भी महाराष्ट्र के जलगांव से आई है, जहां गिरना नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली समा गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में डूब गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बारिश हर बीतते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में जलगांव के बाद चलिए नासिक, जहां गोदावरी नदी रौद्र रूप ले चुकी है और नदी किनारे बने मंदिर को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। जब तक पानी का लेवल कम नहीं हो जाता, प्रशासन ने लोगों को मंदिर न जाने की हिदायत दी है। छोटे व्यवसाय करते हैं, जो छोटे दुकान है, उनको साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये इधर की हम तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने जो मंदिर है, मंदिर के बाजू में ये जो दीप स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, वो रास्ते के दोनों आजू बाजू पे लगाए हुए हैं। लेकिन अभी ऐसे हालात है कि वो जो रास्ता है, जो छोटे छोटे ब्रिज है, वो दिखाई नहीं दे रहे। हर जगह पानी ही पानी है।
महाराष्ट्र के बाद चलिए राजस्थान। तस्वीरें राजस्थान के शहर अजमेर की हैं, जहां इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं। आज तो वही मुश्किल है, गाड़ी नहीं निकल रही, हर बार गाड़ी बंद हो जाती है। दिक्कत है, हर साल का है ये, एक साल का भी नहीं है। और एक बारिश आई, ये पानी पूरा आपको जन सैलाब दिख गया। बारिश से न केवल आना सागर झील बल्कि किशनगढ़ में गोंदेलाब झील भी पानी से लबालब हो चुकी है। इन झीलों में पानी ओवरफ्लो हो गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देखें, ये है अजमेर की आना सागर झील। इसकी गहराई लगभग 13 फीट की है, लेकिन एक ही दिन में 5 इंच बारिश होने के बाद इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर आ गया। ये आना सागर की चौपाटी का इलाका है, जहां आम दिनों में लोग घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और झील के किनारे अच्छी सैर का आनंद लेते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आना सागर चौपाटी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सड़क पर एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ बारिश का जो पानी है वो लगातार भरा हुआ है। ये सड़क वैशाली नगर तक जाती है और अगर आप दाहिनी तरफ से इस पानी को देखना शुरू करें तो आपको समझ आएगा कि ये पानी जो है लगातार आगे तक इसी तरीके से भरा हुआ है। लोग किस तरीके से डूब कर निकल रहे हैं, आधा आधा ठेला आप इस वक्त देख सकते हैं जो डूबा हुआ है, और लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं। बांसवाड़ा में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। माही और एराब नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में भारी बारिश से एक पुलिया टूट गई है, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अगली तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से आई है, जहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़क का नाम ही ना बचा। कहीं ट्रक पलटा हुआ है तो कहीं सवारियों के साथ ऑटो फंसा हुआ है। ताल का पानी ओवरफ्लो होने के बाद हाईवे समेत कॉलोनियों तक पहुंच चुका है और तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है। बारिश जब रौद्र रूप लेती है तो कैसे जान पर भारी साबित होती है, इसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। एक बाइक सवार तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है। शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। बहाव इतना तेज है कि कोई बीच में जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। कुछ घंटों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर 45 साल के शख्स की जान बचाई। लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है, बावजूद इसके वो कोई सबक नहीं लेते। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां बाइक सवार उफनती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश का नतीजा क्या हुआ वो देखिए। पहले कदम लड़खड़ाते हैं और फिर संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने युवकों को तो किसी तरह से बचा लिया, लेकिन सैलाब में बाइक बह जाती है। मध्य प्रदेश के बाद चलिए सीधे उत्तर प्रदेश, जहां सीतापुर में शारदा नदी की सहायक नहर ही फट गई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी दिखा रहे हैं कि आखिर हालात कितने खराब हो गए हैं। शारदा नहर फटने के कारण जो तबाही है उसकी तस्वीरें हम जा करके ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं। आगे लुधौरा गांव है, जहां से लोग निकल करके आ रहे हैं। हम ये बताइए, कौन है आपका गांव भीतर है? हाँ है, मम्मी पापा और वाइफ, भाभी, बिटिया, एक भतीजी और सारे लोग तो वही हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत तेज प्रवाह है और इस पर चलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए रस्सी लगाई गई है, जिससे कुछ लोगों को जो गाँव के भीतर फंसे हैं उनको किसी तरीके से निकाला जा सके। निकल आए सुरक्षित आप? हाँ। कितने लोग गाँव फंसे हैं? अरे बहुत आदमी अभी फंसा है, बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग हैं पूरा गाँव। बहुत बचाव के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये लोगों के घर हैं, ग्रामीणों के घर हैं, जो इस वक्त पूरी तरह बाढ़ के चपेट में हैं। गांव में अंदर हमारी टीम के 8 लोग हैं, जिसमें 5 लोग अंदर हैं सर, 3 लोग हम बाहर हैं। रस्सी के माध्यम से
आधे गांव को लगभग बाहर किया जा चुका है, आधा गांव अभी अंदर है, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अभी निकलने को तैयार ही नहीं है, वो लगे हम घर में सुरक्षित है, तो प्रयास किया जा रहा है, जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन देखिए स्थिति क्या है कि लगातार जो प्रवाह है शारदा नहर के जल का वो बहुत तेज होता चला जा रहा है, पानी गाँवों में भरता चला जा रहा है और कमोबेश यही हालात ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाँवों की है। और अब बात अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी आभार और प्रहार की। इसमें धन्यवाद भी शामिल है और इस खबर में पश्चाताप का भी जिक्र है। अखिलेश मायावती को धन्यवाद भी दे रहे हैं और बीजेपी का नाम लेकर उन पर निशाना भी साध रहे हैं। इस पूरी खबर में इतनी पहेली है जिसे समझना आसान नहीं। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जन्माष्टमी पर राजनीति के चक्र का बखान करते करते अखिलेश यादव ने मायावती के लिए जो कुछ कहा वो यूपी की राजनीति के लिए बड़ा संदेश माना गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं। दरअसल मथुरा की मांड सीट से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को यूपी का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता डाला था। ये भी कह दिया था कि उन्हें सीएम बनवाना हमारी एक भूल थी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो भड़क गई थी। उन्होंने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए पार्टी को अपने एमएलए का इलाज कराने तक की नसीहत दे डाली थी। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लपक लिया था। मायावती के कथित अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर उनके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। मायावती ने इस बयान के लिए अखिलेश का आभार जताया था और अखिलेश ने मायावती के आभार का जवाब भी दिया। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा सामने आ गया और मायावती समाजवादी पार्टी पर अचानक भड़क गईं। मामला मायावती के सक्रिय राजनीति से कथित तौर पर संन्यास लेने की अफवाह का था। अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सिलसिलेवार ढंग से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इनमें ऐसी चर्चाओं को पहले फेक न्यूज बताया, फिर 1995 के गेस्ट हाउस कांड को याद कर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें। मायावती ने लोगों को एसपी और कांग्रेस से सचेत किया, तो इसके बाद आया अखिलेश यादव का एक बयान। इस पर पलटवार जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने पहले अखिलेश यादव का आभार जताया, फिर समाजवादी पार्टी की खिंचाई कर डाली। सिर्फ 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो के 2 संदेश आखिर क्या संकेत देते हैं। राजनीतिक दलों को भी साथ नहीं आने देना चाहते। कभी ईडी से, कभी सीडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स से डराकर विभेद रखना चाहते हैं। आने वाले समय में संविधान बचाने के लिए सब दलों को एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकामयाब करना होगा। तो अखिलेश जी को बहुत शायद बुरा लगा कि मायावती जी के लिए किसी ने कोई बात कह दी। वो समझ रहे हैं कि उनको दाल गलने वाली नहीं हो, शायद इसीलिए बसपा से गठबंधन के आतुर हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाएगा तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएं। मंगलवार को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में बैठक होने वाली है। इसमें मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। इससे ठीक पहले विरोधियों पर बीएसपी सुप्रीमो के हमले को कैडर के बीच बड़े मैसेज से जोड़कर देखा जा रहा।
इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ झारखंड में नया सियासी समीकरण तैयार हो गया है। जेएमएम के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम रहे चंपाई सोरेन के नए सियासी भविष्य से सस्पेंस उठ गया है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे चंपाई सोरेन। बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक खबर। चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। कल उनकी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और इसके बाद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है कि 30 अगस्त को रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात के दौरान झारखंड के लिए बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर हेमंत बिस्व शर्मा ने चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। और झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस ऐलान के बाद जेएमएम पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा कि जेएमएम का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। आंदोलन से बनी पार्टी अब महज दलालों की गिरफ्त में है, ये निशिकांत दुबे का कहना है। तो रांची में अब बीजेपी का दामन थामेंगे 30 अगस्त को चंपाई सोरेन और उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं। कहते हैं जाति है कि जाति नहीं। सियासत में इस कहावत के शब्द बदल जाते हैं क्योंकि यहां नेता जाति के मुद्दे को हाथ से जाने ही नहीं देते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी जाति जनगणना वाले सियासी हथियार को एक बार फिर धार दे रहे हैं। इस मुद्दे को जब उन्होंने मिस इंडिया से जोड़ दिया तो सियासत का अंदाज भी बदल गया। अब उन पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी पूछ रही है कि कर्नाटक में तो जाति जनगणना हो चुकी है, वहां कांग्रेस की सरकार भी है, फिर राहुल उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे? ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए। राहुल गांधी धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में? ना जाति जनगणना रुकेगा। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, जनता से ऑर्डर आ गया। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में राजनीति की परिधि से सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का दांव चल दिया। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहाँ पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर 2 दिन से सियासी घमासान छिड़ा है। राहुल गांधी पर बुरी तरह हमलावर बीजेपी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सुंदरियों की सूची लेकर बैठी है। राहुल जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? डायना हेडलिंस का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समस्या। लेकिन आप इस बहस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं? अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले हुए तो लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी गठबंधन धर्म याद आ गया। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में सामने आ गए। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति गणना कराना चाहता है। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी और उनके साथी शायद ये भूल गए कि कांग्रेस के शासन में कराया गया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो या कर्नाटक में कराई गई जातीय जनगणना, आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस को घेर लिया। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। दरअसल जातीय जनगणना का कर्नाटक चैप्टर कांग्रेस की दुखती रग जैसा है। दावा किया जाता है कि वहां ये रिपोर्ट जारी हुई तो कांग्रेस को इसका सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए गिरिराज सिंह कांग्रेस की मांग को नौटंकी बता रहे, लेकिन यही मांग एनडीए में भी उठ रही। लेटरल एंट्री से लेकर भारत बंद जैसे मुद्दे पर विपक्ष के साथ दिख चुके चिराग पासवान
जातीय जनगणना को विकास के लिए जरूरी बता रहे। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। राजनीति में जितनी अहमियत टाइमिंग की है, उतनी ही पोजिशनिंग की भी। केंद्र की सत्ता में आ चुके चिराग पासवान जातीय जनगणना के जरिए बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा खोज रहे हैं। कांग्रेस इसी जातीय जनगणना के दम पर ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बढ़ाना चाहती है और बीजेपी को इसी जातीय जनगणना में हिंदू वोट बैंक बिखरने का खतरा दिखाई दे रहा। कांग्रेस जाति जनगणना का दांव चल रही है तो बीजेपी भी पूरी तरह अपनी रौ में है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर बेहद मुखर हो चुके हैं। आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिस पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष इसे बांटने वाला बयान बता रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? विपक्ष के जातीय कार्ड के दांव के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो हिंदुत्व कार्ड है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही। सियासत में ये खलबली मचा रही। ऐसा पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुए बदलाव के बाद सीएम योगी ने हर मौके पर हिंदुत्व और सनातन को राष्ट्रीय एकता की गारंटी बताया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे अयोध्या में रहे हों या आगरा में, चाहे बरसाना में हो या फिर मथुरा में, हर जगह हर भाषण में इन दिनों सनातन, हिंदुत्व, हिंदू और राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदू समाज के मजबूत होने की अपील उनके भाषण का हिस्सा है। बांग्लादेश में उपद्रव के बाद शेख हसीना वाजिद सरकार के पराभव और हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की बढ़ती घटनाओं पर यूपी के मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखने की शुरुआत की थी और इसे अब हर दिन दोहरा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद विपक्ष के पीटीए कार्ड का जवाब हिंदुत्व कार्ड से देना है, जिसका मकसद मंडल के सियासत की धार को कमंडल से कुंद करना है। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। भले सीएम योगी आदित्यनाथ बात 1947 के पहले से शुरू कर रहे हों, लेकिन इसका एक छोर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा, जहां विपक्ष का पीटीए कार्ड बीजेपी की रणनीति पर बीज साबित हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की नई तैयारी और आक्रामक रणनीति से विपक्षी दल सावधान दिख रहे हैं। बांटने की जो राजनीति है उसको काफी अप्लाई कर चुके हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं और उसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा। 240 पे आ गए। अभी तक उनको इस बात का होश नहीं आया है कि इसके नताइज क्या होंगे। विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहाँ चल रहा है। कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के और फिर उसके बाद देश की अखंडता की आप बात कैसे कर सकते हैं? और अब एक बड़ी राजनीतिक खबर जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर समझौता हो गया है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के बीच श्रीनगर में मुलाकात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं और इसके अलावा 6 सीटों पर, जो बाकी की 6 सीटें हैं, उन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फ्रेंडली फाइट होगी। ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से, बड़ी राजनीतिक खबर। सीट तालमेल पर समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के जो पीसीसी के सदर हैं, उन्होंने आपको आंकड़े भी दिए कि कितनी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितनी सीटों पे कांग्रेस और कितनी सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। ये सब आपके सामने है ना। 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और सीट समझौते के बाद कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों का नाम है। दोरू से गुलाम अहमद मीर को टिकट दिया गया है, बनिहाल से विकार रसूल वानी को टिकट दिया गया है और पहले चरण में 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। तो ये लिस्ट कांग्रेस की, कुछ बड़े नाम हमने आपको बताए। दोरू से गुलाम अहमद मीर को टिकट मिला है और इसके अलावा बनिहाल से विकार रसूल वानी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और आज वहां पर पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। लिस्ट जारी की है कांग्रेस पार्टी ने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी अपडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के बाद 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और यह लिस्ट पहले चरण के लिए है। पार्टी ने 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पहले चरण की 25 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में 18 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है और पहली लिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी कर दी है। 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। आज नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जो पहले चरण में उनके उम्मीदवार होंगे। 18 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये ताजा अपडेट, ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी पॉलिटिकल अपडेट जम्मू कश्मीर से विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली लिस्ट जारी की है, कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। और चलिए अब इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ। मायावती आज फिर बीएसपी की कमान थाम सकती हैं। आज लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में अध्यक्ष पद पर मुहर लग सकती है। मायावती फिर 5 सालों के लिए अध्यक्ष बन सकती हैं। बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर रणनीति बनाने की चर्चा भी है और साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। ये बड़ी खबर। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसमें बीएसपी अध्यक्ष का चुनाव होगा। मायावती फिर बीएसपी की अध्यक्ष बन सकती हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भी इस बैठक में मंथन होगा और 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। हरियाणा की बात करते हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। राजनीति से संन्यास लेने की तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी की अपील पर फैसला सुना सकता है। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी और जेजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है। चुनाव की तारीख बदलने की अपील की गई है। वोटिंग से पहले कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से वोटिंग कम होने की आशंका जाहिर की गई है, अपील की गई है और इस पर चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज ऐलान करेंगे अपने गठबंधन का, अपने दलों के। आज दिल्ली में इनके गठबंधन का ऐलान होगा। एक और बड़ी अपडेट, एक और गठबंधन हरियाणा चुनाव के लिए तैयार हो गया है जेजेपी और एएसपी के बीच में। आज इसका ऐलान किया जाएगा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर के साथ, बड़ी अपडेट इस वक्त की। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले कई दिनों की छुट्टियां हैं
और यही तर्क दिया गया है। छुट्टी की वजह से कम वोटिंग होने की आशंका जाहिर की गई है। चुनाव आयोग आज हरियाणा में चुनाव की तारीखों पर फैसला सुना सकता है। बीजेपी और जेजेपी ने इस बाबत अपील की है चुनाव आयोग से और इस पर चुनाव आयोग आज अपना फैसला सुना सकता है। बड़ी अपडेट, बीजेपी और जेजेपी की अपील पर चुनाव आयोग आज अपना फैसला सुना सकता है। वोटिंग की तारीख बदलने की अपील है। तर्क दिया गया है कि वोटिंग की तारीख से पहले लगातार छुट्टियां हैं और अब चुनाव आयोग इस अपील पर अपना फैसला सुना सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कोलकाता से इस वक्त हमारे पास है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ आज सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। 2 छात्र संगठनों ने सचिवालय यानी नबन्ना पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इसे नबन्ना अभियान नाम दिया गया है। छात्र संगठन सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करेंगे और इसमें हजारों छात्रों के शामिल होने के आसार हैं। बीजेपी ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। सीपीएम इस विरोध प्रदर्शन को सियासी बताते हुए खुद को अलग रखे हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने प्रोटेस्ट को गैर कानूनी कहा है। पुलिस ने प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी है और कोलकाता में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस ने प्रोटेस्ट को गैर कानूनी बताया है। छात्र संगठनों के नबन्ना अभियान यानी सचिवालय तक मार्च को लेकर सियासत पुरजोर हो रही है। छात्र संगठनों ने खुद को गैर राजनीतिक बताया है, लेकिन सीपीएम ने इसे सियासी प्रोटेस्ट बताते हुए खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी ने सीपीएम पर इसी बात को लेकर निशाना साधा है। এই আন্দোলনে বারবার সিপিএম ও আরএসএস এর নাম বা বিজেপির নাম জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমার মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস ভয় থেকেই কাজ করছে। সিপিএম আগেই তো পরিষ্কার করে দিয়েছে তারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে না। সিপিএম এর তরফ থেকে তো পরিষ্কার এই ধরনের বার্তা চলে এসেছে। তো সিপিএম এর নামটা আসছে কোথা থেকে আমরা সেটাও বুঝতে পারছি না। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, 2 छात्रों के आज के प्रोटेस्ट पर पुलिस से इजाजत न मिलने पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चेतावनी दी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती न करे सरकार। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का हक है, यह राज्यपाल महोदय का कहना है। वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती न करे सरकार और ऐसा कहने के पीछे वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का हक है, यह कहना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का। यह बयान उनका, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती न करे सरकार। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में जांच जारी है। पूर्व प्रिंसिपल का दूसरा टेस्ट हुआ है। कल दूसरी बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ उनका। संदीप घोष से 10 दिन पूछताछ हो चुकी है। 100 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है इस मामले में और सीबीआई को कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार है इस मामले में। बड़ी खबर, संदीप घोष से 10 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। 100 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार है। इस मामले में 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है अब तक और हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई को कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार है। अब कोलकाता रेप मर्डर केस में जांच लगातार चल रही है, लगातार जारी है। पूर्व प्रिंसिपल का दूसरा टेस्ट हुआ है पॉलीग्राफी। कल दूसरी बार उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने मांग की है कि डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी का नाम शामिल हो। सीबीआई सीएम ममता बनर्जी का भी नाम शामिल करे। ममता के इशारे पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया गया है। ममता दोषियों को बचा रही हैं। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की। ममता बनर्जी पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि ममता के इशारे पर सबूत मिटाए गए। दोषियों को बचाने के भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी का नाम शामिल हो, ऐसी मांग की गई है। सीबीआई सीएम ममता बनर्जी का भी नाम शामिल करे, यह मांग की गई है। बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह मांग की है। बड़ी अपडेट वक्त की एक और बड़ी खबर। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि कंगना का बयान बीजेपी की नीयत को साबित करता है। किसानों की मांग पूरा करने में नाकाम बीजेपी अब अपमान पर उतर आई है। कंगना के विवादित बयान के खिलाफ किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा में प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। कंगना के विवादित बयान पर सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। किसान संगठन भी विरोध में उतरे हैं। बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया है इस बीच में, और उन्हें ऐसे बयान न देने की हिदायत दी है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। कंगना रणावत ने इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया। एक रेयर मूव में स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। अगर आपकी पार्टी का यह मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, झारखंड में नया सियासी समीकरण तैयार हो गया है। जेएमएम के सीनियर नेता और पूर्व सीएम रहे चंपाई सोरेन के नए सियासी भविष्य से सस्पेंस उठ चुका है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान हुआ है। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे चंपाई सोरेन। बड़ी खबर, चंपाई सोरेन के अमित शाह से मुलाकात के दौरान झारखंड के लिए बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर हेमंत बिस्व शर्मा ने चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। इधर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस ऐलान के बाद जेएमएम पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा कि जेएमएम का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। आंदोलन से बनी पार्टी अब महज दलालों की गिरफ्त में है। तो इसी बड़ी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे नमस्ते भारत, लेकिन फिलहाल एक नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले सेहत वाले। अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। सह प्रायोजक सिक्योर योर फ्यूचर, जॉइन फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली, उत्तर प्रदेश। येलो डायमंड चिप्स, इसमें हमने भरा है स्वाद दिलदारी से। स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी, जॉली ग्रांड, देहरादून, योर लर्निंग डेस्टिनेशन। डबल हाइट लिविंग रूम, लग्जूरियस कॉन्डोमिनियम्स इन अम्ब्रोसिया, गुरुग्राम। भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। SBI सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ कोलकाता में छात्र संगठनों ने किया है आज सचिवालय मार्च का ऐलान। ममता के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। जेएमएम से नाराज झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई का सस्पेंस खत्म। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह से मुलाकात में बनी बात। जम्मू कश्मीर में सीटों पर समझौते के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट। कांग्रेस के 9, एनसी के 18 उम्मीदवारों का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 तो कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 6 सीट पर फ्रेंडली फाइट। किसान आंदोलन पर कंगना के विवादित बयान पर घमासान। राहुल बोले किसानों की मांग पूरी करने में नाकाम बीजेपी कर रही है अपमान। आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। बारिश से संकट बरकरार। आज गुजरात समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद, गांधीनगर में, वलसाड और नवसारी में सबसे ज्यादा परेशानी। महाराष्ट्र, MP और UP के कई इलाकों में भी संकट।